ज़बीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, पना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। जिमल उमर का हाथ पकड़े खूबसूरत पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी। एक तरफ नशेब में दरिया झाग उड़ाता बह रहा था। इनको यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। जिमल की जिंदगी के ये खूबसूरत तरीन दिन थे। इन चंद दिनों में ही उमर ने उसे इतना प्यार दिया था कि वो खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। उसे चंद दिनों में ही उमर की नेचर का अंदाजा हो गया था। वो बज़ाहिर जितना सख्त नजर आता था वैसा बिल्कुल नहीं था। बहुत नरम दिल, केयरिंग और मोहब्बत करने वाला था। जिमल ने रुक कर उमर की तरफ देखा। वो ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट और ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुए था। शेव हल्की बढ़ी हुई थी। जिमल को यूं अपनी तरफ देखते पाकर उसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। जिमल ने दिल ही दिल में उसे सराहा। मेरा एक्सरे मुकम्मल हो गया हो तो चले? उमर के मुस्कुराकर बोलने पर जिमल झीमते हुए हंसी। नहीं, चले वहां बैठते हैं। जिमल ने एक तरफ पड़े बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया, फिर आगे बढ़कर उस पत्थर पर बैठ गई। उमर इसके करीब खड़ा उसको देख रहा था। उमर, आपको पता है मुझे शादी से पहले बहुत डर लग रहा था। जिमल सर उठाकर उसे देखती हुई बोली। डर? किस बात का डर? उमर हैरान हुआ था। आपसे डर लग रहा था। जिमल मुस्कुराई। मुझसे? क्यों, आपको मैं कोई भूत लगता था? उमर मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, भूत भी अगर इतना हैंडसम हो तो किसे डर लगेगा? जिमल हंसी। मुझे तो हुदैत की बातें सुन सुन कर डर लगता कि पता नहीं आप कितने गुस्से वाले और खड़ूस होंगे। अच्छा, तो फिर क्या पता चला? उमर बेसाख्ता हंसा था। आप तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों में आपने मुझे एक दफा भी नहीं डांटा। जिमल मासूमियत से बोली। उसके अंदाज पर उमर का कहकर बेसाख्ता था। अच्छा मिसेस जिमल उमर, इस अच्छे बंदे को बहुत भूख लगी है, इसलिए अब चलते हैं। उमर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ जिमल की तरफ बढ़ाया। जिमल उसका हाथ थामे जैसे ही उठी, उमर ने एकदम खींचकर उसे अपने करीब किया। ये क्या हरकत है? जिमल उसके चौड़े सीने से लगी सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। बहुत नेक हरकत है। उमर उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू फैलाकर उसे लिए हुए आगे बढ़ा। स्क्वाड्रन लीडर उमर, आप भूल रहे हैं ये आपका बेडरूम नहीं है। जिमल शरारत से बोलती उसके हिसार से निकली, फिर उसका हाथ थामकर चलने लगी। डियर बेगम, इसीलिए मैं सोच रहा हूं खाना हम कमरे में ही खाएंगे। उमर मुस्कुराहट दबाए उसे देखता हुआ बोला। जी नहीं, खाना हम डाइनिंग हॉल में खाएंगे। जिमल तेजी से बोली तो उमर बेइख्तियार हंस पड़ा। मेहर, ये रहा तुम्हारा ड्रेस। जिमल मेहर का ड्रेस उठाए अंदर दाखिल हुई थी, जहां आयला और मेहर पॉलर जाने के लिए तैयार बैठी थी। जिमल और उमर 3 दिन पहले ही वापस आए थे। आज मेहर और जवाद की मंगनी की रस्म थी। वाओ भाभी, कितना प्यारा ड्रेस है ना? आयला ड्रेस देखते हुए बोली। मेहर का मंगनी का ड्रेस जिमल और उमर ने खुद पसंद करके लिया था। मेहर ने भी अभी ही देखा था। भाभी, वाकई आपकी और भाई की चॉइस लाजवाब है। मेहर ड्रेस को उठाकर देखते हुए बोली। ये उमर की पसंद है। जिमल मुस्कुराते हुए बोली। भाई के ये जौहर शादी के बाद खुलकर सामने आ रहे हैं। आयला शरारत से बोली तो जिमल हंस पड़ी। आली, ये तुम्हारा ड्रेस है। जिमल ने दूसरा ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाया। भाभी, मेरा क्यों? मैंने तो बनवा लिया था मेहरू की मंगनी के लिए। आयला हैरान हुई थी। तो कोई बात नहीं, वो तुम फिर कभी पहन लेना, आज ये पहनो। जिमल ने कहा। भाभी, ये भी बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा हैवी नहीं है? मंगनी तो मेहरू की है ना, मैं अजीब लगूंगी इतना हैवी ड्रेस पहने। आयला ड्रेस को देखते हुए बोली। कोई अजीब नहीं लगेगा। तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त और कजिन की एंगेजमेंट है, तुम्हें किसी से कम थोड़ी लगना है। जिमल प्यार से उसको देखते हुए बोली। मगर भाभी, आयला तजब्जुब का शिकार थी। कोई अगर मगर नहीं, भाभी ठीक कह रही हैं, तुम यही पहनोगी।
महर बोली तो आयला ने इस बात में सर उठाते ड्रेस उठा लिया। तुम लोगों का पार्लर जाने का इरादा है या नहीं? पिछले 1 घंटे से तुम दोनों ने मुझे लटका कर रखा हुआ है। हुदैत अंदर आता हुआ बोला। आ रहे हैं, आयला बोली। फिर वो और महर चीजें उठाती बाहर को लपकी। जब महर और आयला हुदैत के साथ घर में दाखिल हुई तो सब मेहमान आ चुके थे। इंगेजमेंट का इंतजाम घर के लॉन में ही किया गया था। दोनों तरफ से सिर्फ रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही इनवाइटेड थे। जवाद ऐश ग्रे 3 पीस सूट पहने बाल एक तरफ बनाए स्टेज पर बैठा था। आयला महर को स्टेज पर लाई तो वो उठ खड़ा हुआ। नजरें महर पर जमी थी। महर ऑफ वाइट पांव तक आते फ्रॉक, जिस पर वाइट ही नगीनों और मोतियों से काम हुआ था, में मलबूस थी। आयला ने महर को सोफे पर बिठाया तो जवाद भी मुस्कुराता हुआ उसके बराबर बैठ गया। आली, मेरे पास ही बैठो। आयला जाने लगी तो महर ने उसका हाथ पकड़कर रोका। जवाद भाई बैठे हैं ना तुम्हारे पास? आयला शरारत से बोली तो महर झीम गई, जबकि जवाद बेसाख्ता मुस्कुराया था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो महर। जवाद उसकी तरफ देखकर बेतकल्लुफी से बोला। अब क्या जवाब में मैं भी आपकी तारीफ करूं? महर शरारत से बोली तो जवाद हंस पड़ा। तभी उमर और हुदैत के साथ साथ सब बड़े भी स्टेज पर आ गए। मेरा ख्याल है रस्म शुरू करनी चाहिए, जवाद की मामा बोली तो सब ने उनकी तायद की। थोड़ी ही देर में जवाद महर का नाजुक हाथ थामे खूबसूरत सी रिंग उसकी उंगली में पहना रहा था। उसके बाद महर ने भी उसे रिंग पहनाई। हुदैत ने, जो इन दोनों के पीछे खड़ा था, जवाद के कंधे पर हाथ रखकर उसको सबसे पहले मुबारकबाद दी। जवाद और महर मुस्कुराते हुए सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। तभी उमर की आवाज ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज है। उमर ने अपनी बात दोहराई। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे और अब पूछ रहे थे कि क्या सरप्राइज है। उमर ने डैड की तरफ देखा, फिर उनके मुस्कुराते हुए सर हिलाने पर बोला, आज एक नहीं 2 एंगेजमेंट्स होंगी। एक तो महर और जवाद की, जो अभी आपने अटेंड कर ली, और दूसरी। उमर ने एक लम्हे को रोककर सब पर नजर दौड़ाई। सब हैरान नजरों से उसे देख रहे थे। दूसरी हुदैत और आयला की। उमर ने मुस्कुराते हुए अपनी बात मुकम्मल की। जहां वहां मौजूद बहुत से लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया, वहीं चंद लोग ऐसे भी थे जिनको इस खबर से कोई खुशी नहीं हुई थी। 1 मिनट प्लीज। हुदैत, जो हैरान खड़ा था, आगे आते हुए संजीदगी से बोला। क्या हुआ? उमर ने पूछा। बाकी सब भी खामोश होकर उसे देख रहे थे। भाई, आप ऐसे कैसे मेरी एंगेजमेंट मुझे बताए बगैर अनाउंस कर सकते हैं? हुदैत बेहद संजीदा था। हुदैत, क्या मसला है? तुम्हारी पसंद और मर्जी को देखते हुए ही हमने ये फैसला किया है। शाहजेब साहब उनके करीब आकर बोले। डैड, मेरी मर्जी? मेरी मर्जी पूछी किसने? हुदैत उनकी तरफ देखता हुआ बोला। उसकी बात पर शाहजेब साहब ने लब भींचते हुए उमर की तरफ देखा। हुदैत, क्या हो गया है यार? तुम आयला को पसंद करते हो, फिर इन सब बातों की क्या तुक है? उमर डैड के इस तरह देखने पर गड़बड़ाते हुए बोला। भाई, हर बात आपने खुद ही फर्ज कर ली है। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि फौरन मंगनी या शादी कर ले। हुदैत का लहजा बेलचक था। शाहजेब साहब ने मलामती नजरों से उमर को देखा। वो बच्चों पर कभी जबर करने के हक में नहीं थे। उमर ने सब घर वालों को बताया था कि हुदैत और आयला एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उसी ने सबको इस सरप्राइज के लिए कायल भी किया था। अब वो परेशानी से सर झुकाए खड़ा था। हुदैत, जो भी है, आप खामोशी से इस फैसले को मान लो, इसी में हम सबकी इज्जत है। शाहजेब साहब आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोले। आई एम सॉरी डैड, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। हुदैत उनकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। हुदैत, यहां तमाशा मत लगाओ। उमर गुस्से से उसका बाजू थाम कर बोला। भाई, तमाशा तो आपने बना दिया है। हुदैत बाजू छुड़वाते हुए बोला, फिर वहां से जाने के लिए मुड़ा था। आयला स्टेज पर खड़ी पथराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। वहां होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज उस तक पहुंच रहा था। हुदैत, रुको, कहां जा रहे हो? शाहजेब साहब की आवाज गुस्से से बुलंद हुई थी। वो डैड, स्टेज पर जा रहा हूं। यहां खड़े खड़े तो आयला को रिंग नहीं पहनाऊंगा ना? हुदैत रुकते हुए मासूमियत से बोला।
कुछ देर लगी थी सबको उसकी बात समझने में। ड्रामा कर रहे थे तुम? उमर ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोची थी, जबकि बाकी सब अब हंस रहे थे। अरे अरे भाई, गर्दन तो छोड़े, मैं मंगनी, शादी, बच्चों और फिर उनके बच्चों के बगैर मरना नहीं चाहता, हुदैद ने दुहाई दी थी। और तुमने जो आज मुझे डैड के हाथों मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका क्या? उमर उसकी गर्दन छोड़कर घूरता हुआ बोला। भाई, आपने हमें सरप्राइज दिया तो मैंने सोचा कुछ मेरा भी फर्ज बनता है, थोड़ा शौक आपको भी देना चाहिए। हुदैद उमर की तरफ देखकर एक आंख दबाते हुए शरारत से बोला। बरखुरदार, इससे पहले कि मुझे अफसोस होने लगे मैंने तुम्हें एयरफोर्स में भेजकर ऑस्कर अवार्ड मिलने से महरूम कर दिया है। चले रस्म कर ली जाए। शाहजेब साहब ने मुस्कुराते हुए उस पर तंज किया था। हुदैद, अच्छी तरह सोच लो बेटा, तुम पर और आयला पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम दोनों में से किसी को एतराज है तो वो बता दे। एयर कमोडोर जहांजेब हुदैद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। चाचू, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई ने आपको जो कुछ बताया था बिल्कुल सच बताया था। आयला से बेहतर मुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती। हुदैद संजीदगी से बोला तो उनके चेहरे पर आंसू सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि आयला आंसुओं को रोकती गुस्से से हुदैद को देख रही थी, जिसने कुछ देर के लिए उसकी जान ही निकाल दी थी। हुदैद ने उसके इस तरह देखने पर कान पकड़े तो आयला के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हों बाद हुदैद आयला का हाथ थामे उसे अंगूठी पहना रहा था, जिसका इंतजाम उमर ने पहले ही कर रखा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वहां मौजूद कुछ लोगों की नजरों में छुपा हसद उनकी खुशियों को गहना करने वाला है। जिमल फ्रेश होकर नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से निकली। वो उमर और हुदैद कल रात को ही मियां वाली आए थे। उसका इरादा था नाश्ते के बाद घर और किचन का सामान चेक कर लेगी और फिर जो चीजें नहीं हैं आज उमर के साथ जाकर शॉपिंग कर लेगी। यही सब सोचते हुए वो किचन में दाखिल हुई, फिर ठिठक कर रुक गई। सामने ही हुदैद यूनिफॉर्म की स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, एप्रन पहने, आंखों पर सनग्लासेस लगाए कटिंग बोर्ड पर रखी प्याज काटने में मसरूफ था। साथ ही चाय का पानी भी उबलने के लिए रखा हुआ था। हुदैद, ये क्या कर रहे हो? जिमल ने हैरत से उसे देखा। गुड मॉर्निंग भाभी। हुदैद ग्लासेस उतारकर जिमल की तरफ मुड़ा, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। नाश्ता बना रहा हूँ, आप और भाई डाइनिंग टेबल पर जाए, थोड़ी देर में ला रहा हूँ। हुदैद मुस्कुराते हुए बोला। तुम क्यों नाश्ता बना रहे हो और ये सनग्लासेस क्यों पहनी हुई हैं? जिमल अभी भी हैरान थी। वो मैंने सोचा इस तरह शायद प्याज आंखों में कम लगे। हुदैद दोबारा गॉगल्स पहनता हुआ बोला। उसकी बात पर जिमल मुंह पर हाथ रखे हंसी थी। अच्छा हटो, जाओ तुम रेडी हो जाओ, नाश्ता मैं बनाती हूँ। जिमल आगे आती हुई बोली। अरे नहीं भाभी, आज आपका यहाँ पहला दिन है, इसलिए आज का नाश्ता मेरी तरफ और खाना भाई की तरफ से होगा, वो भी मैस का, क्योंकि भाई को तो चाय भी बनानी नहीं आती। हुदैद उमर को दरवाजे में खड़ा देख शरारत से बोला। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी। जिमल भी शरारत से बोली, फिर हुदैद के कहकह लगाने पर पीछे मुड़ी और उमर को खड़े देखकर खुद भी हंस पड़ी। आप भी इसके साथ मिल गई हैं? उमर मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल, आखिर मेरा इकलौता देवर है, जिमल बोली, और प्यारा भी। हुदैद ने टुकड़ा लगाया था। उमर और जिमल हंस पड़े। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब हटो, मैं बनाती हूँ। जिमल ने दोबारा उससे कहा। भाभी बस अब बनने वाला है, आप अपने मियाँ को लेकर जाएं, बस 2 मिनट में नाश्ता टेबल पर होगा। हुदैद तेज तेज हाथ चलाते हुए बोला। जिमल ने उमर की तरफ देखा। आप चलें, आज आप भी इसके हाथ का बदजायका नाश्ता करके देख लें। उमर हुदैद को तंग करने की गर्ज से बोला। बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए भाई। हुदैद ही किया जिस पर कोई असर हो। उमर मुस्कुराता हुआ जिमल का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। हुदैद, जवाद और चंद और ऑफिसर्स क्रू रूम में बैठे थे जब अली अंदर दाखिल हुआ। कितने इडियट हो तुम दोनों। अली सीधा जवाद और हुदैद के सामने आकर लड़ाका औरतों के से स्टाइल में दोनों हाथ कमर पर रखे बोला। तुम्हें आज पता चला है? हुदैद की तरफ से इत्मीनान भरा जवाब मौसूल हुआ था। नहीं, खैर पता तो पहले से था, मैं जरा तुम दोनों को याद करवा रहा था। अली उनके सामने रखे टेबल पर टिकते हुए बोला। क्या गलती सरजद हो गई हमसे? जवाद बोला। कमीनों, दोनों मंगनियां करवा आए हो और मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अली सदमे से बोला। मेरी एंगेजमेंट का तो तुझे पता ही था। जवाद बोला।
اس کی کا تو نہیں پتا تھا نا؟ علی نے حدید کی طرف اشارہ کیا۔ تجھے دکھ کس بات کا ہے، ہماری انگیجمنٹ کا یا اپنی نہ ہونے کا؟ حدید شرارت سے بولا۔ ظاہر ہے اپنی نہ ہونے کا، علی دکھی لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر سب کا قہقہ گونجا تھا وہاں۔ سر، کیا یہ خبر سچ ہے؟ فلائنگ آفیسر ازلان نے پوچھا۔ بالکل سچ ہے، ان کے بولنے سے پہلے علی بولا تھا۔ سر پھر تو زبردستی ٹریٹ بنتی ہے، ایک اور آفیسر بولا تھا۔ باقی سب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں، ٹریٹ تب کھانا۔ حدید نے صاف منع کیا۔ تب تو ولیمہ کھائیں گے، ٹریٹ تو ہم تم دونوں سے لیں گے اور آج ہی لیں گے۔ علی دھوس بھرے لہجے میں بولا۔ اوکے لے لینا یار، جواد بولا، لیکن آج نہیں، پھر کسی دن۔ حدید بھی مانتے ہوئے بولا۔ نہ سر جی، پھر آپ نے کہاں ہاتھ آنا ہے؟ آج ہم سب فری ہیں، شام میں ڈنر کسی اچھی جگہ کرتے ہیں۔ ازلان سب کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میرا نائٹ مشن ہے 2350 پر، میں نہیں جا سکتا۔ حدید نے انکار میں سر ہلایا۔ یار تب تک ہم واپس آ جائیں گے، بہانے نہ بناؤ۔ علی نے اسے گھورا تھا۔ نہ بھائی نہ ہٹلر، ہٹلر لیڈ کرنے والے ہیں فارمیشن کو۔ میں ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو گیا نا تو میری بینڈ بجا دیں گے۔ حدید جانے کو تیار نہیں تھا۔ سر فکر نہ کریں، ہم 11 بجے تک واپس آ جائیں گے، ازلان بولا۔ پھر سب کے اصرار پر حدید کو ماننا ہی پڑا۔ وہ لوگ وہاں سے شام کا پلان فائنل کر کے ہی اٹھے تھے۔ بھائی صاحب، آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، حدید کی پھپھو زبردستی کی ناراضگی سے کہتی شہزیب صاحب اور مسز نائمہ کے پاس لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کے بعد رات ادھر ہی رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے سائمہ؟ شہزیب صاحب نے اخبار تہہ کر کے ٹیبل پر رکھا۔ آپ نے حدید کی اچانک منگنی کر دی، مشورہ کرنا تو دور کی بات، پوچھا تک نہیں۔ وہ باقاعدہ لڑنے کے موڈ میں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بچوں کا سرپرائز تھا، اسی لیے اس بارے میں سوائے بڑے بھائی صاحب اور آپا کے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ شہزیب صاحب نرمی سے بولے۔ بس بھائی صاحب، مجھے تو پرایا کروا دیا نا آپ نے۔ خالہ، شہزیب صاحب کی والدہ، آپ سب بھائیوں کو کہہ کر گئی تھی کہ مجھ بیوہ کا خیال رکھنا، یہ خیال رکھا آپ نے؟ اب انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے سائمہ کیا ہو گیا؟ اتنی سی بات کو دل پر نہیں لیتے، صرف منگنی ہی تو ہوئی ہے، شادی میں تم سب سے پہلے شامل ہو جانا۔ مس نائمہ اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہم سب نے آپ کو کبھی آپا اور بہنوں سے الگ نہیں سمجھا سائمہ۔ شہزیب صاحب بھی بولے۔ چھوڑیں بھائی صاحب، آپ نے کچھ سمجھا ہوتا تو اپنی یتیم بھتیجی صبا کا خیال کرتے، اس کا ہاتھ مانگتے حدید کے لیے۔ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ سائمہ، یہ رشتہ حدید کی پسند سے ہوا ہے، ورنہ ہمارے لیے سب بچیاں برابر ہیں۔ مسز نائمہ نے کہا۔ بھابھی بچوں کا کیا ہے، وہ تو کچھ بھی پسند کر لیتے ہیں، یہ تو ماں باپ کو فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ لوگ میری صبا کا سوچیں، جہاں زیب کو تو اپنی بیٹی کے لیے بہت رشتے مل جائیں گے۔ انہوں نے جتنی آسانی سے یہ بات کی تھی، اتنی ہی زیادہ حیرت شہزیب صاحب اور مسز نائمہ کو ہوئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ منگنی ہو چکی ہے، بچوں کی مرضی اور پسند سے ان کی خواہش پر ہوئی ہے، آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا۔ شہزیب صاحب حیرت اور تحمل سے بولے تھے۔ بھائی صاحب، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی بات پر ہی جمی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں بچوں پر زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں، آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں۔ جہاں تک بات ہے صبا کی، تو اس کا رشتہ بھی انشاءاللہ کسی اچھی جگہ ہو جائے گا۔ شہزیب صاحب دو ٹوک انداز میں بولتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بس پتہ چل گیا کتنی حیثیت ہے میری اس گھر میں، وہ ناراضگی سے بولی۔ پھر مسز نائمہ کے روکنے کے باوجود برا بھلا کہتی ناراض ہوتی اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر سے چلی گئی۔ یار اٹھو سب، بس کرو ٹھونسنا، حدید نے کوئی 10ویں بار سب سے کہا تھا۔ ابھی 11 بجنے میں 2 منٹ ہے، راستہ صرف 20 منٹ کا ہے، آرام سے پہنچ جائیں گے، فکر نہ کرو، جواد نے اسے تسلی دی تھی۔ ابھی اور کتنا کھانا ہے تم لوگوں نے؟ حدید انہیں گھورتا ہوا بولا۔ تم ہمارے کھانے پر نظر رکھ رہے ہو؟ علی نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر آپ کو شاید بل کی فکر ہو رہی ہے۔ ازلان بھی شروع ہوا تھا۔ ایسا کرو، میرا والیٹ اور کریڈٹ کارڈ رکھو تم لوگ اور ساری رات ادھر ہی مرو، میں جا رہا ہوں۔ حدید ان کے اٹھنے کا ارادہ نہ دیکھ کر والیٹ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا رکو، اٹھ رہے ہیں،
आखिर उन्हें हुदैत पर तरस आ ही गया था। थोड़ी देर में ही वो लोग बिल पे करके गाड़ियों में बैठे बेस की तरफ जा रहे थे। तेज चलाओ गाड़ी, हुदैत जो जवाद के बराबर बैठा था उसे घूरता हुआ बोला। गाड़ी है, जहाज नहीं, और कितना तेज चलाऊं? जवाद सामने देखता हुआ बोला। उन्होंने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था जब अचानक जवाद ने ब्रेक लगाई। उनके पीछे मौजूद दूसरी गाड़ी भी रुकी थी। आगे रास्ता ब्लॉक था। डैम इट, ये क्या हुआ है? हुदैत झुंझलाया था। मैं देखता हूं, अली बोला, फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। वो लोग सामने देखते अली का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो आता दिखाई दिया। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। सड़क पर कंटेनर इस तरह उल्टा है कि पूरी सड़क बंद होकर रह गई है। पुलिस ने क्रेन कॉल की हुई है, अब पता नहीं कि कब पहुंचेगी। अली ने रवानी से बोलते हुए उन्हें सारी तफसील बताई। इडियट इंसानों, इसीलिए मैं मना कर रहा था आज के प्लान के लिए, और ऊपर से मेरी इतनी बकबक के बावजूद तुम लोग देर से भी उठे। हुदैत पीछे मुड़कर उन्हें घूरता हुआ बोला। तुम बक जो रहे थे इसीलिए किसी ने सीरियस नहीं लिया। अली हंसते हुए बोला। तुम हंस रहे हो, इधर मेरे हाथों के सारे परिंदे एक एक करके उड़ रहे हैं। अगर मैं लेट हो गया तो हिटलर ने मेरे साथ जो करना है तुम लोग जानते ही हो। हुदैत की शक्ल पर 12 बज रहे थे। वो लोग कुछ देर इंतजार करते रहे, लेकिन सड़क खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। 23:35 हो चुके थे और हुदैत का आधा खून तो खुश्क हो ही चुका था। यार तकरीबन 3 माइल्स ही रह गए हैं। अगर तुम फुल गियर पर रनिंग करो तो 10-12 मिनट में पहुंच जाओगे। अली ने आगे होते हुए हुदैत को मशवरे से नवाजा। आइडिया बुरा नहीं है, जवाद ने भी उसकी तायद की थी। स्टूपिड इंसान, तुझे ये आइडिया पहले नहीं आ सकता था? हुदैत बोला। चलो उठो चलें। हुदैत दरवाजा खोलते हुए अली और अजलान की तरफ मुड़ा। क्या मतलब? हम किधर चलें? अली हैरान हुआ था। तुम्हारा ख्याल है मैं अकेला ख्वार होऊंगा? उठो, जल्दी करो। हुदैत ने उन्हें घूरा। सर आप अली को ले जाएं, मुझसे नहीं होनी रनिंग। अजलान बेचारगी से बोला। 2 सेकंड में आओ बाहर तुम दोनों। हुदैत उनकी कोई बात खाते में न लाता हुआ बोला, फिर गाड़ी से निकल गया। चारों न चार उन दोनों को भी उठना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वाकई दौड़ लगाते नजर आ रहे थे। सर, किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो उसने समझना है हम चोरी करके भागे हैं। आप दोनों तो वैसे भी अब इश्तेहारी हो चुके हैं। अजलान ने दोनों पर पिछले वाकये के हवाले से चोट की थी। फिर दुआ करो कोई तुम्हें पकड़ ही ले ताकि तुम भी सवाब कमा लो। हुदैत ने उस पर तंज किया था। मेरी बस हो गई है। अली रुकते हुए घुटनों पर हाथ रखे झुका था। उसका सांस फूल रहा था। थोड़ा सा रह गया है, चलो यार। हुदैत घड़ी पर नजर डालते हुए बोला। 7 मिनट हैं सिर्फ, मुझे चेंज भी करना होगा। इतने कम वक्त में तो पॉसिबल ही नहीं कि घर जाकर चेंज करके टाइम पर पहुंच भी जाऊं। हुदैत फिक्रमंदी से बोला। सर, बीओक्यू से किसी का यूनिफॉर्म पकड़ ले, करीब ही है वो। अजलान भी फूली हुई सांसों के साथ बोला। हाँ, मेरा ले लो रूम से। अली बोला। वो हुदैत के जाने के बाद जवाद के साथ शिफ्ट हो गया था। कीज दो, तुम दोनों की स्पीड से गया तो सुबह ही पहुंचूंगा। हुदैत ने अली की तरफ हाथ बढ़ाया। अली ने कीज निकालकर उसको दे दी। ओके, अब तुम लोगों ने चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। हुदैत बोला, फिर उनका जवाब सुने बगैर एक दफा फिर से बेस की तरफ दौड़ने लगा जो करीब ही थी। कुछ ही देर में वो बीओक्यू में दाखिल हो रहा था। 23:51 ऑलरेडी हो चुके थे। हुदैत ने भागते हुए सीढ़ियां तय की, साथ ही वो अपनी शर्ट के बटन खोलता जा रहा था। अली और जवाद के रूम में दाखिल होने तक वो शर्ट उतारकर हाथ में पकड़ चुका था। उसने जल्दी से वार्डरोब खोलकर अली का लटका हुआ ओवरऑल पहना। एक साइड पर पड़े उसके शूज पहनकर जल्दी जल्दी तस्मे बांधने लगा। उसका और अली का एक ही साइज था। जरूरी प्रोसीजर्स निपटाकर जब वो रनवे पर पहुंचा तो 10 मिनट लेट हो चुका था। उमर उसके देखते ही उसकी तरफ लपका। वेयर द हेल वर यू? आई एम सॉरी सर, मैं बाहर था, रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से रोड ब्लॉक थी तो मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं। हुदैत दिल ही दिल में दुआएं मांगता हुआ बोला। आप 10 मिनट नहीं, 10 मिनट 12 सेकंड लेट हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उमर बोलते हुए रुका, फिर हुदैत के करीब आया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली। उमर ने हुदैत के सीने पर लगे नेम टैग पर उंगली रखते हुए कहा। हुदैत का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो जल्दी में नेम टैग का कुछ करना तो भूल ही गया था। सर, वो ये अली का ओवरऑल है। उसकी बात पर उमर ने गुस्से से उसे देखा था। पूरी फॉर्मेशन आपकी वजह से लेट है। उमर उसकी क्लास लेने के फुल मूड में था। सॉरी सर।
हुदैद के पास कहने को और कुछ नहीं था। आपका दुश्मन ये नहीं देखेगा कि आज फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुदैद 2, 4, 6 या 10 मिनट लेट है, वो लम्हों में आपके सर पर पहुंच जाएगा। उमर ने काफी क्लास ले ली थी उसकी। हुदैद सर झुकाए खामोशी से खड़ा डांट सुन रहा था। निहायत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने, इससे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं बेस कमांडर को तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त दे दूंगा। तुम जैसे ऑफिसर्स की लापरवाही की वजह से पूरी एयरफोर्स को स्टैक पर नहीं डाला जा सकता। उमर बेहद गुस्से से बोला था। उसकी आखिरी बात पर हुदैद ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा। शरारतें अपनी जगह पर, लेकिन वो एक बहुत अच्छा ऑफिसर और पायलट था। अगला पूरा हफ्ता आप बेस की मेन एंट्रेंस पर रात 6 आवर्स ड्यूटी करेंगे, अपने नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग्स के अलावा। अंडरस्टैंड? उमर का पारा मुसलसल हाई था। यस सर। हुदैद मरे मरे लहजे में बोला। ओके, नाउ गेट इनटू द कॉकपिट। उमर बोला और फिर खुद अपने एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ गया। हुदैद को रात की एक्स्ट्रा ड्यूटी करते आज 5वां रोज था। पिछले 5 दिनों से वो इतना मसरूफ रहा था कि आयला से भी ठीक से बात नहीं कर पाया था। ड्यूटीज के बाद उसके पास बमुश्किल इतना ही टाइम बचता था कि वो नींद ले सके। इस वक्त वो बेस के गेट के साथ बनी चेक पोस्ट के पास खड़ा एक गाड़ी को चेक करके अंदर जाने का इशारा कर रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे। कुछ देर पहले काफी तेज बारिश हुई थी, अब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी बरस रही थी। हुदैद ने यूनिफॉर्म के ऊपर लॉन्ग रेनकोट पहन रखा था, जिसकी वजह से वो भीगने से बचा हुआ था। उसी वक्त बेहंगम और ऊंची आवाज में बजते म्यूजिक के साथ एक गाड़ी वहां आकर रुकी। एक सिक्योरिटी एहलकार आगे बढ़कर गाड़ी के करीब गया। ड्राइविंग सीट पर एक बेहद मॉडर्न लड़की मौजूद थी, जबकि उसके साथ गाड़ी में 3 और लड़कियां भी थीं। यस मैडम, सिक्योरिटी एहलकार उसकी तरफ देखता हुआ बोला। गेट खोलो, अंदर जाना है मैंने। ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़की बदतमीजी से बोली। मैडम, आपका आईडी कार्ड और परमिशन पास चाहिए। वो एहलकार मुदबाना लहजे में बोला। ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं हैं। मैं बेस कमांडर एयर कमोडोर वजाहत खान की भतीजी हूं। तुम रास्ता खोलो। वो लड़की हनूज बदतमीजी से बोल रही थी। उसे इस तरह बोलते देखकर हुदैद आगे बढ़कर गाड़ी के करीब आया। मोहतरमा, आप जो कोई भी हैं बिना आईडी और वेरीफाई करवाए अंदर नहीं जा सकती, और भतीजी का टैग आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप सबसे बदतमीजी से पेश आए। हुदैद उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। ओ हेलो मिस्टर, अपनी औकात देखो, फिर मुझे सबक पढ़ाना। वो लड़की उसको देखती नखुवत से बोली। वो हुदैद को आम सिक्योरिटी एहलकार समझ रही थी। रेनकोट की वजह से हुदैद के यूनिफॉर्म पर लगे रैंक्स और बैजेस पीछे छुप गए थे। मैडम, मैं तो अपनी औकात देख लूंगा, मगर आप तो इस वक्त अपनी औकात मत दिखाएं। हुदैद निहायत तहम्मुल से बोला। शट अप, गेट खोलो जल्दी। सॉरी मोहतरमा, आप आईडी और परमिशन पास दिखाएं, हम कंफर्म करके गेट खोल देंगे, वरना बेशक सारी रात आप यहीं खड़ी रहें। हुदैद को उस लड़की के एटीट्यूड पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो बर्दाश्त करता हुआ तहम्मुल से काम ले रहा था। मेरे पास नहीं है आईडी, वो लड़की बोली। ठीक है, फिर गाड़ी साइड पर करें, रास्ता ब्लॉक करके मत खड़ी हूं। हुदैद कहता पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो लड़की कुछ देर बैठी रही, फिर दरवाजा खोलकर हुदैद की तरफ देखा। हे यू इडियट, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकती हूं। वो गुस्से से बोली। मुझे जानने में दिलचस्पी भी नहीं है मोहतरमा, हुदैद तपाने वाले अंदाज में बोला। ब्लडी इडियट, स्टूपिड, आई विल सी यू। वो गुस्से से सुर्ख हुई थी। मैडम, मेरे शान में कसीदे पढ़ने की बजाय अगर आप सर से कांटेक्ट करें और अपनी आईडी कंफर्म करवा दें। हुदैद चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं क्यों करूं, तुम करो, मुझे जाने दो। वो गुस्से से बोली। सॉरी मोहतरमा, फिर आप खड़ी रहें यहाँ, हम तो इस वक्त सर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हुदैद भी उसे तपाने के सही मूड में था। फिर वाकई जिद में वो लड़की तकरीबन 1 घंटा वहां रुकी रही। हुदैद भी अपनी जगह जमा खड़ा था। आखिर उस लड़की की दोस्तों ने तंग आकर उसे मजबूर किया तो उसने अपने अंकल एयर कमोडोर वजाहत खान को कॉल की। कुछ देर बाद ही हुदैद को हाथ में पकड़े वायरलेस पर मेन चेक पोस्ट के अंदर से कॉल मसूल हुई। सर, मैडम को एयर कमोडोर वजाहत खान सर ने क्लियर कर दिया है, आप जाने दें इन्हें। ओके, ओवर एंड ऑल, हुदैद बोला। फिर उसके इशारा करने पर गेट खोल दिया गया। वो लड़की उस पर एक कहर आलूद नजर डालती गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गई। उमर काफी खराब मूड के साथ घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, इतनी जल्दी आ गए आप?
जिमल जो लाउंज में बैठी थी उमर को देखते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम, हुदैद कहाँ है? उमर ने संजीदगी से जिमल की तरफ देखते हुए पूछा, अपने कमरे में सो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जिमल फिक्रमंद होती बोली। उमर उसकी बात का जवाब देने के बजाय हुदैद के कमरे की तरफ बढ़ा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जिमल उसके पीछे थी। हुदैद! उमर ने हुदैद को आवाज दी, हुदैद! हुदैद की नींद न टूटने पर उसने दोबारा ऊंची आवाज में उसे पुकारा। हुदैद गहरी नींद में था। वो एकदम घबरा कर उठा। भाई आप, क्या हुआ? हुदैद ने हैरत से उमर को देखते हुए पूछा। फौरन बाहर आओ, उमर सख्त लहजे में कहता वापस मुड़ गया। उमर, क्या हो गया है? वो बेचारा अभी 1 घंटा हुआ सोया था, सारा दिन और रात की टफ ड्यूटी के बाद। आज ऑफ था उसका, तो कह रहा था लंबा सोएगा, कोई उठाए नहीं। जिमल को हुदैद के लिए अफसोस हो रहा था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हुदैद कमरे से निकलकर लाउंज में आया। वो बेड से उठकर ऐसे ही आ गया था। जिमल ने अफसोस से उसे देखा। वो ब्लैक ट्राउजर जिस पर व्हाइट लाइंस थीं के ऊपर हाफ बाजू की ब्लैक ही टी शर्ट पहने हुए था। घने बाल माथे पर बिखरे हुए थे। आंखों में कच्ची नींद से उठने की वजह से सुर्ख डोरे तैर रहे थे। चेहरे पर थकन और नींद वाज़ेह नजर आ रही थी। क्या हुआ है भाई? हुदैद ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। कल रात तुमने एयर कमोडोर वजाहत खान की भतीजी को मेन एंट्रेंस पर रोका था। उमर का लहजा बेहद सख्त था। जी भाई। हुदैद उस लड़की के जिक्र पर जी भरकर बदमजा हुआ था। उसे हिरासा भी किया था। उमर सख्त नजरों से उसे देख रहा था। हिरासा? हुदैद ने हैरत से उमर को देखा। जवाब दो, उमर सख्ती से बोला। भाई आपके सवाल पर हैरत है मुझे। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस लड़की ने बेहद बदतमीजी की। हुदैद मुंह बनाते हुए बोला। इसीलिए तुमने उसको 1 घंटे वहां रोके रखा। हालांकि तुम चाहते तो खुद फोन करके सर से कंफर्मेशन ले सकते थे। उमर उसको घूरता हुआ बोला। वही किया था भाई, हुदैद बोला। 1 घंटे बाद, वो भी तुमने नहीं, उस लड़की ने कांटेक्ट किया तो तुमने बात करके उसको क्लियर किया। उमर के लहजे में गुस्सा दोबारा ऊद कर आ गया था। वॉट एवर। हुदैद ने सर झटका था। हुदैद, शाम में तुम एयर कोमोडो वजाहत खान के घर पर जा रहे हो उस लड़की से एक्सक्यूज करने। उमर दो टोक अंदाज में बोला। व्हाट? हुदैद एक झटके से उठा था। मैं उस बदतमीज लड़की से एक्सक्यूज कभी नहीं करूंगा। हुदैद ने साफ इनकार किया। उस लड़की का कहना है कि तुमने उससे बदतमीजी की और उसे हिरासा भी किया। मैं यहां तुम्हारा कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए तुम जाओगे और एक्सक्यूज करोगे, अंडरस्टैंड? उमर भी उठते हुए बोला। वो झूठ बोल रही है। हुदैद को भी गुस्सा आया था। वो झूठ बोल रही है या सच? गलती तुम्हारी भी है, इसलिए तुम जाकर बात क्लियर करके एक्सक्यूज करोगे। उमर के लहजे में गुस्सा था। सॉरी, बट मैं किसी भी सूरत नहीं जाऊंगा। हुदैद का अंदाज दो टोक था। जिमल परेशानी से दोनों को देख रही थी। हुदैद, तुम जाओगे और आज शाम ही जाओगे, एंड दैट्स फाइनल। उमर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। हरगिज नहीं। आप होते कौन है फाइनल करने वाले? हुदैद एकदम हाइपर हुआ था। जब मैंने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो हरगिज नहीं जाऊंगा। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, ना ही हमेशा की तरह आप अपना हर फैसला मुझ पर मुसल्लत कर सकते हैं, स्क्वाड्रन लीडर उमर साहब। हुदैद को गुस्से में समझ नहीं आया वो क्या बोलता जा रहा है। उमर के चेहरे पर मौजूद गुस्से के तासुरात हैरत में बदले थे। स्क्वाड्रन लीडर उमर? उसने ज़ेरे लब दोहराया। हुदैद ने कभी उसे इस तरह मुखातिब नहीं किया था। मैं कौन होता हूं? उमर ने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। हुदैद लम्हा भर को चुप हुआ था। मेरा ये मतलब नहीं था। आप मेरी बात सुने बगैर मुझ पर अपना हुक्म इस तरह मुसल्लत नहीं कर सकते। हुदैद का लहजा धीमा पड़ा था। ठीक कह रहे हो। वैसे भी मैं होता कौन हूं आप पर इस तरह से हुक्म चलाने वाला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुदैद? उमर के लहजे में गुस्से से ज्यादा दुख और हैरत थी। ये कहकर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ था। जिमल ने परेशानी से हुदैद की तरफ देखा जो होंठ काटता वहीं खड़ा था। चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात वाज़ेह थे। हुदैद, जिमल ने उसे पुकारा। भाभी, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं मैं कैसे टेम्पर लूज कर गया। हुदैद सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा बोला। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जिमल ने उसे तसल्ली दी। भाभी, आप देखें ना भाई को। हुदैद जिमल को देखते हुए बोला। हाँ, देखती हूँ।
जिमिल बोली लेकिन वहीं खड़ी रही। क्या हुआ भाभी? हुदैद ने जिमिल को ऐसे ही खड़े देखकर पूछा। मुझे डर लग रहा है, उमर बहुत गुस्से में अंदर गए हैं। जिमिल वाकई डर रही थी, उसने पहली दफा उमर को इतने गुस्से में देखा था। भाभी, भाई मुझ पर गुस्सा है, आपको कुछ नहीं कहेंगे, हुदैद फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। अच्छा मैं जाती हूँ। जिमिल सर हिलाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। उमर कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जिमिल बेड पर टिकते हुए उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उमर तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया। उमर ने एक नजर जिमिल की तरफ देखा, फिर तौलिया कुर्सी की बैक पर रखता खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। उमर, जिमिल उठकर उसके पास आकर बैठते हुए बोली, आप नाराज मत हो, हुदैद का वो मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसने ऐसे बोल दिया। जिमिल ने उमर के कंधे पर अपना हाथ रखा था। जिमिल प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उमर उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। जिमिल ने उमर की तरफ देखा, वो लब भींचे बैठा था। दस्तक दोबारा हुई। आ जाओ, जिमिल ऊंची आवाज में बोली। हुदैद दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। भाई, हुदैद उमर की तरफ बढ़ा। जिमिल इससे कहो या यहां से जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। उमर जिमिल की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोला। आप हुदैद की बात तो सुन लें उमर। जिमिल बोली, ठीक है मैं चला जाता हूं। उमर गुस्से में उठा था। नहीं भाई आप बैठे, मैं जा रहा हूं, हुदैद बोला, फिर तेजी से कमरे से निकल गया। जिमिल तासुफ भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज 2 दिन हो गए थे उमर हुदैद से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। हुदैद ने कई दफा उससे एक्सक्यूज करने की कोशिश की थी लेकिन नाकामी हुई थी। इस वक्त भी वो घर के माहौल से भागकर ऑफिसर्स मेस के लॉन में बैठा था। तभी स्क्वाड्रन लीडर खुर्रम की बेटी हाथ में बड़ी सी बॉल पकड़े भागती हुई उसके पास आई। हुदैद, हाउ आर यू? एक हाथ से बॉल संभालते दूसरा हाथ उसने हुदैद की तरफ बढ़ाया। अरे दुआ, आप? हुदैद ने उसका नन्हा हाथ थामा। किसके साथ आई हो आप? हुदैद ने दुआ के सामने पंजों के बल बैठते हुए पूछा। बाबा और मामा के साथ। मामा अंदर हैं और बाबा वो रहे। दुआ ने कुछ दूर ऑफिसर्स के साथ खड़े खुर्रम की तरफ इशारा किया। हुदैद ने खुर्रम की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। हुदैद भी जवाबन मुस्कुराया था। हुदैद चलो ना, बॉल के साथ खेलते हैं। दुआ ने हुदैद का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा। ओके चलो। हुदैद मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। काफी देर से वो दुआ के साथ खेल रहा था। तभी दुआ ने उसकी तरफ बॉल फेंकी, लेकिन वो इसकी तरफ आने के बजाय साइड से गुजरती चंद लड़कियों में से एक को जा लगी। हुदैद ने उससे मुआवजत करते हुए बॉल उठाकर दुआ को पकड़ाई, जो भागते हुए उसके पास आ गई थी। तुम यहां? उनमें से एक लड़की आगे बढ़ती हुई बोली। हुदैद उसकी तरफ देखा, फिर लब भींच कर रह गया। वो वही बदतमीज लड़की थी जिसकी वजह से भाई भी नाराज थे इससे। यू इडियट, तुम यहां ऑफिसर्स मेस में क्या कर रहे हो? वो लड़की हुदैद को घूरते हुए बोली। वही जो आप जैसी बदतमीज लड़की यहां कर रही है। हुदैद को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हत्तुल इम्कान अपना लहजा धीमा रखकर बोला था। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज सबक सिखाए बगैर नहीं जाने दूंगी। वो शोला बार नजरों से उसे घूरती हुई बोली। दुआ बेटा, आप बाबा के पास जाओ। हुदैद उसकी बात का जवाब देने के बजाय दुआ की तरफ झुका और उसे प्यार से जाने का कहा। ओके हुदैद। दुआ हाथ हिलाती वहां से भाग गई। मोहतरमा, सबक और इखलाकियात सीखने की तो आपको अशद जरूरत है। हुदैद सीने पर हाथ बांधे उसे देखता हुआ बोला। वो लड़की गुस्से से उसे देख रही थी। जीन्स के ऊपर लाइट ब्लू चेक शर्ट पहने, स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, घने बाल सलीके से सेट किए, बेहद हैंडसम और वजी सा शख्स उसे कहीं से भी आम सिक्योरिटी एहलकार नहीं लग रहा था। अगर आपने मेरा जायजा ले लिया है तो मैं जाऊं? हुदैद तंजिया अंदाज में बोला। शट अप, शक्ल देखो अपनी, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी, याद रखोगे। वो एकदम गुस्से से भड़की थी। क्या हो रहा है ये? उससे पहले कि हुदैद कुछ कहता, एयर कोमोडोर वजाहत खान वहां चले आए। हुदैद उनको देखकर सलाम करता, सीने पर बंधे हाथ खोलकर पीछे बांधता हुआ सीधा खड़ा हुआ। अंकल, ये वही बदतमीज स्टूपिड इडियट है जिसने उस रात मुझसे बदतमीजी की थी। वो लड़की उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली। हुदैद उसे अपनी शान में कसीदे पढ़ते देखकर गुस्से से लब भींच कर रह गया। ज़ोई, बिहेव योरसेल्फ।
یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ انہوں نے اس کی سرزش کی تھی۔ بٹ انکل آپ اندر جاؤ، آپ کی آنٹی ویٹ کر رہی ہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر بولے۔ زوئی ہدایت کو گھورتے ہوئے اپنی دوستوں کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ ینگ مین، کیا چل رہا ہے؟ وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ خاص نہیں سر، ہدایت مودبانہ لہجے میں بولا۔ اوکے، پھر ایک کپ کافی ہمارے ساتھ پیو۔ انہوں نے ہدایت کو دعوت دی۔ شور سر۔ ہدایت نے ان کی آفر ایکسپٹ کر لی۔ وہ بھی چاہ رہا تھا ان سے ایک دفعہ بات کر کے ساری بات کلیئر کر دے۔ اوکے، پھر آ جاؤ، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھے۔ ہدایت بھی یس سر کہتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر ایئر کوموڈور وجاہت خان کی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہدایت بیٹا، کافی دنوں سے تم نے گھر پر چکر نہیں لگایا؟ مسز وجاہت نے ہدایت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میم، کافی بزی تھا، انشاءاللہ جلدی آؤں گا، ہدایت سنجیدگی سے بولا۔ آنٹی آپ اسے جانتی ہیں؟ زوئی حیرانی سے بولی۔ ہاں بیٹا، یہ فلائٹ لیفٹیننٹ ہدایت ہے، ہماری بیس کا سب سے فرینڈلی اور پیارا آفیسر، بیس کی رونق ہے یہ، وہ مسکراتے ہوئے محبت سے بولی۔ زوئی حیرت سے ان کی بات سنتے ہوئے ہدایت کو دیکھ رہی تھی۔ ہدایت کے چہرے پر اس کو تپانے والی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ایئر کوموڈور وجاہت خان کی طرف مڑا۔ سر، میں خود بھی آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ اس دن مین انٹرنس پر جو کچھ ہوا اس کی تفصیلی رپورٹ مجھے مل گئی تھی، کسی بات کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہدایت کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے بولے۔ انکل، اس نے مجھے 1 گھنٹہ وہاں کھڑے رکھا، آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے؟ زوئی ایک دم بولی۔ بیٹا ٹھیک ہے، یہ ہدایت کی غلطی تھی، اسے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن بدتمیزی آپ نے کی اور وہ زیادہ بڑی غلطی ہے، اس لیے میں آپ دونوں کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ سر، یو آر رائٹ، آئی ایم سوری فار دیٹ، اور مس زوئی، میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کو اتنی دیر روکے رکھا۔ ہدایت نے عمر کو آتا دیکھ کر اس بدتمیز لڑکی سے بھی معذرت کر لی تھی، جبکہ عمر ایئر کوموڈور وجاہت خان کو سلام کر کے ان سے معذرت کرتا خرم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زوئی، تمہیں بھی اپنی بدتمیزی پر ہدایت سے ایکسکیوز کرنا چاہیے، ایئر کوموڈور وجاہت خان نے زوئی سے کہا۔ آئی ایم سوری، وہ بظاہر مجبوراً بولی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ ہدایت کی پرسنالٹی کو سراہ رہی تھی۔ اٹس اوکے، ہدایت بولا، پھر کافی کا کپ رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، تھینک یو فار دا کافی، اب مجھے اجازت دے، ایئر کوموڈور ہدایت سے بولے۔ پھر ان کی اجازت دینے پر سب کو الوداعیہ کلمات کہتا گھر جانے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔